ओके, चलिए प्लीज पे अटेंशन हियर। सो हमारी जो स्लैब की थिकनेस टी थी, इस पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है क्रिटिकल एंगल पे, और मैंने डाटा भी दे दिया था, डाटा बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे। आपसे पूछा था लेटरल शिफ्ट कितनी होगी, तो लेटरल शिफ्ट का हमारे पास एक फॉर्मूला था, टी इंटू साइन आई माइनस आर डिवाइड बाय कॉस आर, और आप चाहो तो इधर साइन आई माइनस आर को ओपन कर लो, तो टी इंटू साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला लगा लो, तो कॉस आर साइन आई माइनस कॉस आई साइन आर होल थिंग डिवाइड बाय कॉस आर, कॉस आर से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा साइन आई माइनस कॉस आई इंटू टेन आर, ये एक्सप्रेशन बन रहा है। अब इंसिडेंस एंगल तो क्रिटिकल के बराबर दिया है, इसका मतलब आई जो है वो इक्वल टू सी है, एंड साइन आई मतलब साइन सी इक्वल टू लिख देंगे म्यू इंटू साइन आर, और साइन सी भी 1/म्यू होता है, तो साइन आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/म्यू स्क्वायर। अब ये सब सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो टी साइन आई की वैल्यू 1/म्यू माइनस कॉस आई, कॉस आई कैसे निकाल सकते हैं अपन, साइन आई जब 1/म्यू है तो कॉस अपन निकाल सकते हैं, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, तो हो जाएगा बेस विच इज रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन हाइपोटेन्यूस विच इज म्यू, 10r साइन आर इज 1/म्यू स्क्वायर, तो 10r क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड बेस हो जाएगा रूट ओवर इसका स्क्वायर माइनस 1, तो म्यू का स्क्वायर मतलब म्यू टू द पावर 4 माइनस 1, ये एक्सप्रेशन आ रहा है। इसमें से म्यू कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ पे म्यू कॉमन लेने की वजह से ये हो गया, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरे पास म्यू स्क्वायर प्लस 1, फाइनली हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा, ये आएगा हमारा आंसर, और जो डाटा दिया वो सब्स्टिट्यूट कर देना तो उससे और आंसर मिल जाएगा। फिलहाल वेरिएबल फॉर्म में ही आंसर आ रहा है, देखो अच्छे से। इज दिस क्लियर? तनिष्क का कुछ क्वेश्चन आ रहा है, तनिष्क इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है अभी, आपका जो क्वेश्चन है इसका जवाब तो कोई दे ही नहीं सकता फिलहाल, है ना, जब गवर्नमेंट का कुछ रूल आएगा जब पता चलेगा, ठीक है। चलो कैसे करा क्वेश्चन क्लियर? देखिए सभी बच्चे, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? कैसे निकाला हमने आंसर क्लियर इसका? यस, चलो बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं मेरे पास, यस, वेरी गुड, ठीक है। तो अब इसे हटाता हूं मैं, और हमने अभी टीआईआर पढ़ा है, तो टीआईआर से रिलेटेड एक दो छोटी छोटी चीजें तो और समझना है हमको, वो देखते हैं अपन। टीआईआर से रिलेटेड छोटी छोटी सी चीजें और बची है हमारी, वो कंप्लीट करते हैं अपन, ठीक है। देखो लाइट रे जब डेंसर से रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है, इंसिडेंस एंगल आई, रिफ्रेक्शन का एंगल आर, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में अगर जाती तो नॉर्मल से आई एंगल का बनाते हुए जाती हो, पर वो जा रही आर एंगल बना के, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट रे कितने एंगल से बेंड हुई है, इट इज बेंड बाय आई माइनस आर एंगल। यहाँ पे जो डिविएशन हुआ है लाइट रे का, वो आई माइनस आर है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सॉरी, r is greater than I, so it should be written as r minus I। आ रहा है समझ में? ये लाइट रे नॉर्मल से r एंगल बनाते हुए जा रही है, आना चाहिए थी I एंगल पे, तो इट इज गोइंग r minus I अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इतना डिविएशन हुआ है लाइट का। When light ray is incident from denser and going to rarer, it is bending away from the normal by this much angle। क्या डिविएशन क्लियर है? अब जब टीआईआर हो रहा है तब तो सिचुएशन अलग ही हो रही है बच्चों, टीआईआर में तो रिफ्लेक्शन हो गया ना, रिफ्लेक्शन में तो डिविएशन का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, वहां तो सिचुएशन ही अलग हो जाती है। देखो यहाँ पे जो डिविएशन का फॉर्मूला बोलेंगे अपन, वो तो पाई माइनस 2i बोलेंगे, तो ये एक्सप्रेशन कब तक वैलिड है, ये एक्सप्रेशन कब तक वैलिड है, टिल i is less than or equal to c। व्हेन i is greater than c तब तो टीआईआर हो रहा है, तो डिविएशन होना चाहिए पाई माइनस 2i, तब डिविएशन होना चाहिए पाई माइनस 2i। मतलब कि इंसिडेंस एंगल पे कंडीशन होगी कि डिविएशन का फॉर्मूला क्या आएगा, डिविएशन का फॉर्मूला ही चेंज हो रहा है, ठीक है। एंड आप एक और चीज देखो कि यहाँ पे मैं स्नेल्स लॉ लगा के लिख सकता था म्यू ऑफ डेंसर इनटू साइन ऑफ आई शुड बी म्यू ऑफ रेरर इनटू साइन ऑफ आर, तो मैं आर को आई के टर्म में लिख सकता हूँ,
आई कैन राइट r इन टर्म्स ऑफ i। तो यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन को पूरा कन्वर्ट कर सकता हूँ। मेरे पास डिविएशन का फॉर्मूला ही अलग है। अब कोई आपसे पूछे कि डिविएशन एंगल वर्सेस इंसिडेंस एंगल का ग्राफ बनाओ, so we should plot this graph in two cases, one I less than c and other is I greater than c। I less than c and I greater than c, दो केस में ग्राफ बनना चाहिए। मैक्सिमम इंसिडेंस एंगल 90 हो सकता है और क्रिटिकल से पहले और क्रिटिकल के बाद। वी शुड हैव टू डिफरेंट ग्राफ्स, टू डिफरेंट एक्सप्रेशंस है हमारे पास, तो दो डिफरेंट ग्राफ बनना चाहिए। इज दिस क्लियर? देखो सभी बच्चे, यस। अब ये जो r माइनस आई एक्सप्रेशन है, इसका मैं जब ग्राफ बनाता हूं तो ग्राफ आता है कुछ इस तरह से, दिखने में कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। क्रिटिकल एंगल पर जाके इसकी वैल्यू हम बता देंगे कितनी होगी। आई को रख दो c, तो r हो जाता है 90, इसका मतलब 90 माइनस c। क्रिटिकल एंगल पर डिविएशन मिलना चाहिए मुझे 90 माइनस c। और उसके बाद जो ग्राफ होता है, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सो आई शुड गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। आई शुड गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ जिसमें ये पॉइंट ओपन दिखाएंगे, यहाँ क्लोज दिखाएंगे। और अगर आई टेंडिंग टू सी पुट कर दो इसमें, आई टेंडिंग टू सी, तो डिविएशन हो जाएगा पाई माइनस 2c, पाई माइनस 2c। देखो ये ग्राफ समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। इन दिस एक्सप्रेशन व्हेन आई स्टैंडिंग टू सी, जब आई को सी पुट करेंगे तो डिविएशन आएगा पाई माइनस 2c। तो व्हेन आई इज नियर टू सी, डिविएशन इज पाई माइनस 2c। एंड इन दिस एक्सप्रेशन व्हेन आई इज इक्वल टू सी, जब आई को सी से इक्वल करूंगा तो r 90 हो जाता है, आई इक्वल टू सी पे r 90, तो यहाँ जाएगा 90 माइनस सी, तो यहाँ 90 माइनस सी। तो देख रहे हो डिविएशन जस्ट जंप कर गया। यहाँ सी एंगल के जस्ट पहले डिविएशन पाई बाय 2 माइनस सी था, और सी के जस्ट बाद डिविएशन देखो बढ़ गया, डबल हो गया। इस पॉइंट पे देखो डिविएशन का रिलेशन डबल है। तो डिविएशन एंगल का ग्राफ दो कैटेगरीज में बना है। देखिए अच्छे से समझिए इस पॉइंट को। ठीक है, चलिए तो अब डिविएशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। डिविएशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूं आपको मैं। लाइट रे 1 और √2 इन दो मीडियम में ट्रेवल कर रही है। 1 और √2 इन दो मीडियम में ट्रेवल कर रही है। सपोज 1 वाले मीडियम में लाइट रे आ रही थी, सपोज 1 वाले मीडियम में लाइट रे आ रही थी और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस था कुछ, मुझे पता नहीं है, लाइट रे इज गोइंग टुवर्ड द नॉर्मल, और सपोज उसका डिविएशन एंगल 30 डिग्री का है, डिविएशन इज 30 डिग्री। तो बताओ इंसिडेंस एंगल क्या होगा? डिविएशन इज गिवन एज 30 डिग्री, व्हाट शुड बी द इंसिडेंस एंगल? बताइए। फाइंड इंसिडेंस एंगल फॉर डिविएशन ऑफ 30 डिग्री। करिए, इंसिडेंस एंगल बताइए फॉर डिविएशन ऑफ 30 डिग्री। डिविएशन से रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है मैंने। लाइट इज कमिंग फ्रॉम आई 1 मीडियम एयर, जा रही है √2 में और उस डिविएट हो गई है 30 डिग्री से। तो व्हाट शुड बी द इंसिडेंस एंगल? तो एक संगनी का आंसर आया है, कुछ चेक करते। थोड़ा सा मैथमेटिकल हो सकता है ये, करिए जैसे ट्राई। अच्छा चलो चेक करते। देखो स्नेल्स लॉ लगा दो जस्ट, है ना। इफ दिस एंगल इज आई,
ये r should be I minus 30, should be r minus I minus 30. बस स्नेल्स पर लगा दो, mu1 into sin I should be mu2 into sin of r को लिख देंगे I minus 30, है ना, लाइट रेज गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो r कम हो जाना चाहिए 30 डिग्री से, बस सॉल्व कर देते हैं इसे। तो 1 into sin I is just sin I is equal to √2 times sin of I minus 30, तो उसको ओपन कर देते हैं sin A minus B का फॉर्मूला लगा के, तो आ जाएगा cos 30 which is √3/2 into sin of I minus sin 30 is half into cos 30 cos I, ये एक्सप्रेशन आएगा। तो एक काम करते हैं, cos I और sin I को सेपरेट कर लेते हैं, cos I और sin I को सेपरेट कर लेते हैं, sin I को वहां ले जाते हैं, वो cos I को उधर ले आते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा cos I/2 should be equal to √6/2 into sin I। ये एक काम करता हूँ ना मैं, नीचे 2 है तो √3/2 बन जाएगा, ये √3/2 - 1 into sin I, ये एक्सप्रेशन बन रहा है। थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं इसे, तो 10i वो उधर डिवाइड कर दिया तो 10i, ये आ रहा मेरे पास 1/2 times √3/2 - 1, you can multiply that 2 inside, so you will get 1/√6 - 2, ये आ गया हमारे पास आंसर, 10i की वैल्यू आ गई, तो इससे अपन i लिख सकते हैं। नाउ i शुड बी tan इनवर्स ऑफ 1/√6 - 2, ये आ गया सिंपल सा आंसर। चलो, तो दिस एंगल इज नॉट अ वेरी कॉमन एंगल, ऐसा कुछ कॉमन एंगल नहीं, 30, 60, 45 इस टाइप का कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आंसर है, स्टिल हम कर सकते थे इससे। आया समझ में कैसे करा है मैंने? देखिए अच्छे से, इज दिस क्लियर? अच्छा, √2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी तो मैंने गलती कर दी यार, यहाँ पर √2 आएगा ना, ये मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पर √2 आएगा ऊपर, है ना, तो वहां एक ऊपर √2 आया, तो ये मेरे पास डिनोमिनेटर में √2 ही बचेगा यहाँ पे, तो मुझे √2 मल्टीप्लाई करना था, ये √3 - √2 बन जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलो अब क्लियर, √3 - √2 और चेक कर लेते हैं कोई गलती तो नहीं है। 1 into sin I is equal to √2, इसको सही लिखा मैंने, cos 30 sin 30, √2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में √2 बचेगा, और वहां √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो √2/2 मतलब 1/√2 आएगा, ये 1/√2 का √2 न्यूमरेटर में जाने वाला है, डिनोमिनेटर में थोड़ी रहेगा 1/√2 का, अच्छा डिनोमिनेटर में रहेगा √2, सॉरी, ये √2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यस, दिस शुड बी द आंसर। देखिए सही है क्या, बताओ जल्दी से, आया नहीं आया? थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन था जस्ट, तो मेरे पास रिप्लाई आ रहा है, यस वेरी गुड। सभी बच्चे, इज दिस क्लियर? ओके वेरी गुड। अब क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं, अब क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं, है ना, ये अगर अच्छे से नोट हो गया हो तो इसे हटाता हूं मैं, क्वेश्चन को नया कर रहा हूं, तो क्वेश्चन चेंज कर दिया है मैंने। अब लाइट रे was going from √2, light ray was going from medium of √2 to medium 1, है ना, लाइट रे √2 से आ रही थी और 1 में जा रही थी, फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर व्हाट आई डिविएशन विल बी ऑफ 30 डिग्री, किस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डिविएशन 30 डिग्री मिलेगा, बताओ, फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस डिविएशन विल बी ऑफ 30 डिग्री, लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर mu equal to √2 to rarer, for what angle of incidence deviation will be of 30 degree, करिए ट्राई। For what angle of incidence deviation will be of 30 degree?
अंश का एक आंसर आया है, देखते हैं अंश, चेक करते। थोड़ा दिमाग लगा के आंसर देना। पुराना हटा देता हूं मैं। For what incidence angle deviation will be of 30 degree? थोड़ा सा दिमाग लगाओ सभी बच्चे, जल्दबाजी मत करो। For what incidence angle deviation will be of 30 degree? अंश गलत है, ध्रुव गलत है, ईशान पार्ट नहीं सही है, पार्ट। सतीश गलत है, अनीश हो सकता है ये सही है, और भी सोचो। दिस इज एक्चुअली मल्टी करेक्ट क्वेश्चन, इसके दो आंसर आएंगे। मल्टी करेक्ट क्वेश्चन, इसके दो आंसर आएंगे। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व दैट डिविएशन दिया है 30 डिग्री, और जो डिविएशन पाई बाय 2 माइनस सी होता था, अब यहाँ पे सी एंगल तो 45 होगा, अगर सी को 45 रख दो तो ये 45 आएगा। 45 से कम का डिविएशन बोला है मैंने आपको, मैंने आपसे जो डिविएशन पूछा है 45 से कम का है। एट दैट डिविएशन देयर शुड बी टू पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस। दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉसिबल है इसी डिविएशन के लिए, वन लेस देन सी, वन ग्रेटर देन सी। आ रहा है समझ में? जो डिविएशन एंगल मैंने आपको दिया है, इट इज लेस देन पाई बाय 2 माइनस सी, 30 degrees less than pi by 2 minus c. So there will be two angle of incidence. There should be two answers of this question. चलो, अब अथर्व का सही दिख रहा मुझे आंसर, दोनों अथर्व का सही। बाकी बच्चे भी समझ में आया? इसलिए अब यहाँ पर इंसिडेंस डिविएशन एंगल ऐसा दिया है जिसपे दो दो इंसिडेंस एंगल पॉसिबल है, तो आंसर दो आने चाहिए। ठीक है, आई लेस देन सी का सिचुएशन अलग, आई ग्रेटर देन सी की सिचुएशन अलग। अगर आई सी से बड़ा है तो टीआईआर होता है, डिविएशन को ये फॉर्मूले से लिख देंगे अपन, 30 डिग्री शुड बी इक्वल टू 180 माइनस 2i। तो यहाँ से सॉल्व करके देखो आई आ जाएगा 75, ऐसे सॉल्व करके आई 75 आएगा। फिर दूसरा, इफ आई लेस देन सी, तब डिविएशन का फॉर्मूला r माइनस आई होता है ना, तब डिविएशन आएगा 30 डिग्री इक्वल टू r माइनस आई। इसका मतलब आई हो जाएगा r माइनस 30। अब स्नेल्स लॉ लगा लो। सॉरी सॉरी, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, मुझे आई चाहिए ना, तो मैं r को लिख देता हूँ, r हो जाएगा i प्लस 30। ठीक है, अब स्नेल्स लॉ लगा लो, mu1 which is √2 into sin i should be air का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स into sin r, और i को लिख देना i plus 30। नाउ सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व करोगे तो tan इनवर्स कुछ बनेगा यहाँ पे। tan इनवर्स क्या आ रहा है, मेरे पास कोई आंसर है उसको बता देता हूँ मैं। तो आ रहा है √3 अपॉन 2√3 प्लस 1, ऐसा एक आंसर मिला हुआ है मुझे, √3 अपॉन 2√3 प्लस 1, ऐसा एक आंसर मिला हुआ है। इसको सॉल्व करोगे तो जिस थोड़ी देर पहले भी ऐसे करा था अपन ने, वैसे सॉल्व करो और ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। चलो देखो अच्छे से, इज दिस क्लियर? हाँ, ये आंसर आप चेक कर लेना, सेकंड वाला आंसर चेक कर लेना, है ना, इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो लिख देना, हम मैथ से वो सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया आपको? यहाँ पर दो दो आंसर पॉसिबल थे, बिकॉज मैंने जो डिविएशन एंगल दिया था वो पाई बाय 2 माइनस सी से कम था, एंड देयर विल बी अ रेंज ऑफ डिविएशन जो सिर्फ एक ही इंसिडेंस एंगल पे मिल सकती है। देयर इज अ रेंज ऑफ डिविएशन जो सिर्फ एक ही इंसिडेंस एंगल पे मिल सकती है। तो ग्राफ से हमको इस तरह की कई सारी इंफॉर्मेशन पता चल रही है। इज दिस क्लियर?
चलो रचित, जो भी आएगा वो सॉल्व करके वो देख लेना, इसको सॉल्व करके क्या आएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? वेरी गुड। चलिए, तो टीआईआर से रिलेटेड एक अपन ने पॉइंट कवर कराइए, डिविएशन एंगल। अब टीआईआर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, और आज जब अपन को ऑनलाइन एजुकेशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो कई बच्चे आजकल इंटरनेट यूज करने के लिए जियो फाइबर या एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर ऐसे कनेक्शन लेते थे, है ना। मैंने भी यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर वाले कनेक्शन लिया हुआ है। तो उनमें क्या होती है, स्पीड ज्यादा आती है, और होता क्या है वहां पे, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर बहुत वर्सेटाइल हो गया है, इनफैक्ट घर घरों में आ गया है। पहले ऑप्टिकल फाइबर होता था नेटवर्क की बैकबोन में यूज। बैकबोन का मतलब कि अपन जो ह्यूमन एंड जो यूजर होते हैं उन्हें वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। और जैसे आपने मोबाइल पे कॉल करा, वो आपके मोबाइल टावर तक गया, फिर सारे मोबाइल टावर आपस में मेन स्विचिंग सेंटर जो होता है उससे कनेक्टेड होते हैं बाय ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर का पूरा बैकबोन कनेक्शन होता था। अब घरों घरों में भी ऑप्टिकल फाइबर आने लग गया है, जिससे इनफाइनाइट स्पीड अपन को मिल सकती है। प्रैक्टिकली इनफाइनाइट स्पीड मिल सकती है, अभी वो लिमिटेड है ड्यू टू इक्विपमेंट बहुत महंगे पड़ते हैं, इसलिए स्पीड थोड़ी लिमिटेड है। ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, ये वर्क करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टीआईआर। ऑप्टिकल फाइबर वर्क करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टीआईआर। चलो, मेरे पास कुछ एक डाउट आ रहा है। मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन केबल, यस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक्चुअली टोटल वर्ड भी लिखना चाहिए वहां पे। तो अपन देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर, दिस वर्क ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलो अब कैसे काम करते हैं समझते। मान लीजिए ये मेरे पास एक सिलिंड्रिकल वायर है विच इज मेड अप ऑफ सम ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जो किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ है, एक सिलिंड्रिकल वायर। अब मैंने क्या करा, इसके ऊपर एक और ट्रांसपेरेंट मीडियम की कोटिंग कर दी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर वाला था, इससे कम वाला था। एक और ट्रांसपेरेंट मीडियम की कोटिंग कर दी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर है। सो अंदर वाला सिलिंड्रिकल वायर, उसको हमने कोर बोल दिया, इट इज डेंसर। और बाहर वाला जो उसकी कोटिंग है, उसको हमने बोल दिया क्लैडिंग, जो रेयर है। ठीक है, तो बाहर रेयर मीडियम लगा दिया, बीच में डेंसर मीडियम लगा दिया। इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर की केबल बनाई जाती है। बाहर रेयर मीडियम, बीच में डेंसर मीडियम। बीच वाला मीडियम जो है उसे बोला जाता है कोर, बाहर वाले को क्लैडिंग। अब क्या करते हैं, हमें मान लो बाहर एयर है और हमें इसमें लाइट सेंड करना चाहिए, हमें इसमें कम्युनिकेशन के लिए हमारी इंफॉर्मेशन लाइट वेव में अपन कोड करके सेंड करना चाहते हैं। तो जिस लाइट वेव में एनर्जी कोड करी हुई है वो लाइट वेव अपन भेज रहे हैं। तो हमारे पास लेजर्स होती है, लेजर्स के थ्रू अपन ऑप्टिकल फाइबर में लाइट सेंड करते हैं। लेजर होती है जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बीम सेंड करती है इन ऑप्टिकल फाइबर में। तो देयर इज अ लेजर बीम जिसको हम भेजना चाहते हैं, बाहर से कुछ आई एंगल पे भेजिए। हम ये आई एंगल कम रखते हैं। इससे क्या होता है, देखो ये मैं अंदर की तरफ अब क्या होगा वो बताने वाला हूँ। तो अंदर डेंसर मीडियम था, लाइट रे जब अंदर गई तो थोड़ा सा टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो गई, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो गई, तो ये एंगल कम आएगा, ये एंगल कम आया, जिससे यहाँ पर जब लाइट रे स्ट्राइक करती तो एंगल बड़ा आता है, यहाँ पे एंगल लार्ज आता है, एंगल लार्ज होता है, और ये इतना लार्ज हो जाता है कि यहाँ टीआईआर हो जाए, इतना लार्ज हो जाता है कि यहाँ पे टीआईआर हो जाए। तो यहाँ पे टीआईआर हो गया लाइट का। अब अंदर जब भी वो इस सेकंड बाउंड्री से टकराती है, हमने ऐसा चूज करा है म्यू को, म्यू की वैल्यू ऐसे चूज करी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा चूज करा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलमोस्ट जीरो रखते हैं, लाइट को सीधा ही भेजते हैं। तो जब जब वो फाइबर की केबल पर टकराती है तो वहां टीआईआर हो जाता है। बिकॉज ऑफ टीआईआर 100% लाइट एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, 100% एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट होती है, कोई एनर्जी बाहर एस्केप नहीं होती। तो एनर्जी लाइट की केबल में कंटेन होगी, काफी डिस्टेंस तक हम भेज सकते हैं, बहुत ही कम यहाँ पे एनर्जी के लॉसेस होते हैं। प्रैक्टिकली ओनली 0.2 डीबी पर किलोमीटर के लॉस होते हैं। पावर लॉस यहाँ पे डीबी में मेजर होता है, डीबी में लॉस जो होता है, लॉस इन डीबी, उसको मेजर करते हैं 10 लॉग पावर कितनी इनपुट करी डिवाइड बाय पावर कितनी आउटपुट आई। आफ्टर 1 किलोमीटर पावर लॉस इज ओनली 0.2 डीबी, इतना कम लॉस होता है, ये बहुत कम लॉस है 0.2 डीबी। अगर इसको अपन कैलकुलेट करके देखें तो बहुत कम होता है। अगर आप किसी केबल के थ्रू
अपने जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल केबल होता है उसमें इससे कई ज्यादा लॉस होता है। चलिए, तो वर्क कैसे कर रहा है ऑप्टिकल फाइबर समझ में आ रहा है। लाइट को हमने यहाँ से भेजा, काफी स्मॉल एंगल पे सेंड करते हैं, जिससे यहाँ पे एंगल स्मॉल होता है, जिससे ये एंगल लार्ज आता है। लार्ज एंगल होने से और म्यू का ऐसा रिलेशन रखते हैं अपन कि बाहर रेयर अंदर डेंसर, तो यहाँ टी आई हो जाता है। इन केस ऑफ टी आई आर 100% लाइट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक, तो यहाँ से 100% लाइट एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है और कई बार इसमें रिफ्लेक्शन चलते रहता है। एवरी टाइम लाइट यहाँ पे जब भी केबल पे स्ट्राइक करती है, तो हम ये केबल को बनाते समय इंश्योर करते हैं कि कभी भी बहुत ज्यादा बेंड ना करे इससे। तो बहुत ज्यादा बेंड ना करेंगे तो हमेशा ही यहाँ पर एंगल क्रिटिकल से बड़ा होता है। तो देयर विल बी टीआईआर एवरी टाइम इट स्ट्राइक्स द क्लैडिंग। क्लैडिंग से हमेशा टीआर हो जाता है। चलो समझ में आ रहा है ये। और ऑप्टिकल फाइबर कभी बहुत ज्यादा बेंड नहीं करना चाहिए। एक तो मटेरियल थोड़ा सा फ्रिजाइल होता है, बेंड होने से टूट भी सकता है, ब्रेकेज आ सकते हैं। सेकेंड थिंग, बेंड ना कर पाओ इसलिए इसके साथ है ना एक अच्छी सॉलिड मेटल का वायर भी लगा देते हैं। इसके ऊपर है ना अपन एक कवरिंग कर सकते हैं मेटल वायर की, या इसके साइड में एक मेटल वायर लगा सकते हैं ताकि इसको बेंड करना मुश्किल हो जाए, है ना। जो अगर किसी का जियो फाइबर कनेक्शन है तो देखना उनका जो तार आता है ना वो थोड़ा सा बहुत सॉलिड लगता है अपन को, उसमें एक्चुअली एक मेटल का वायर भी होता है। एक मेटल का वायर और उसके साइड में ऑप्टिकल फाइबर है, तो मेटल के वायर की वजह से बेंडिंग मुश्किल होती है। और बेंड करके देखना, फाइबर डाउन हो जाएगा आपके घर में। अगर आप उसको अच्छे से बेंड कर दोगे तो पूरा इंटरनेट चला जाएगा। ठीक है, यस, ईशान ने मुझे रिप्लाई करा, फाइबर बेंड करो तो ब्रेक इंटरनेट खत्म हो जाता है। हाँ होता है ऐसा, तो बहुत ज्यादा बेंड कर दोगे तो फिर टीआईआर नहीं हो पाएगा, तो लाइट एनर्जी आप उनको प्रोपोगेट नहीं करके मिल पाएगी। इज दिस क्लियर? श्योर। तो इंटरनल सरफेस मिरर को रखे तो हार्दिक बोल रहा है इंटरनल सरफेस मिरर का रखे तो यहाँ मिरर बना दे। बेटा प्रैक्टिकली बनाएंगे कैसे? मिरर के लिए वो पॉलिश वॉलिश करना पड़ती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, हम कर नहीं पाते ऐसा। अब सोचो ये बहुत लंबा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, उसमें सब मिरर जैसा बनाना है तो वो हो नहीं पाता एक्चुअली। ठीक है, तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं हो पाता है वो। चलिए, ओके, तो आई थिंक फाइबर की वर्किंग समझ में आ रही है हमको। ठीक है, अब जरा अपन इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लो ये हमारे कोर का मैंने क्रॉस सेक्शन दिखाया है और बाहर जो क्लैडिंग होती है ना वो मैंने ये दिखाई क्लैडिंग। मैंने एक्चुअली फाइबर को ऐसा काट के क्रॉस सेक्शन भी दिखाया। ठीक है, दिस इज 90 डिग्री। ये कोर का नॉर्मल, एयर की बाउंड्री के साथ कोर का नॉर्मल, बाहर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, क्लैडिंग का μ2 मान लो। हम लाइट को यहाँ किसी एंगल से भेज रहे हैं, वो अंदर की तरफ बेंड होके गई और यहाँ उसका टीआईआर होना चाहिए, एट दिस पॉइंट टीआईआर होना चाहिए। और यहाँ पे टीआईआर हो इसके लिए आई पे कंडीशन क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑन इंसिडेंस एंगल? इसको पॉइंट ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। व्हाट शुड बी कंडीशन ऑन इंसिडेंस एंगल सो दैट टीआईआर विल हैपन एट बी? फॉर व्हाट आई टीआईआर विल बी एट बी? करो ट्राई। इस आई पे भी कंडीशन होती है, तो इस आई पे क्या कंडीशन फॉलो होना चाहिए जिससे कि टीआईआर हो बी पॉइंट पर? करिए ट्राई। What condition on incident angle there will be TIR at point B? What condition on incident angle there will be TIR at B? अथर्व का एक आंसर आया मेरे पास। अथर्व मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 का μ1 दिया है, क्लैडिंग का μ2 दिया है और यहाँ पर I दिया है। इसका ध्यान रखिए, आपका आंसर गलत है, तो मैंने जो दिया है उसका ध्यान रखिए।
ईशान सी मैंने दिया ही नहीं है बेटा, तो सी के टर्म में आंसर नहीं दे सकते आप। मैंने जो वैल्यूज दी आपको उन्हीं के टर्म में आंसर देना है आपको। अब रचित का बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड रचित। अथर्व मैंने जो डाटा दिया उसके हिसाब से आंसर दीजिए। कोर का म्यू1, क्लैडिंग का म्यू2, बाहर एयर, इस हिसाब से करो तो सही आंसर आएगा। ध्रुव का भी सही आंसर, वेरी गुड ध्रुव। नहीं ध्रुव बेटा, गलती है, गलती है, चेक करो। चलिए जल्दी से ट्राई। किसी गलत है। अथर्व आप सही बेटा। चलिए तो एक आंसर हुआ है मेरे पास गगनदीप का। गगनदीप आपने एक ही साइड लिखी है, दूसरी साइड लिखी नहीं, तो कंपेयर कैसे करेंगे? चलो सॉल्व करता हूँ मैं भी। यहाँ का जो एंगल होगा उससे मान लेते आर, ये हो जाना चाहिए 90 माइनस आर। मैंने तो कोई 90 दिया था, तो ये 90 माइनस आर। अब 90 माइनस आर जो है वो आपको सी से छोटा चाहिए, यहाँ जो भी क्रिटिकल आएगा उससे छोटा चाहिए ताकि टी आई आर हो जाए। तो 90 माइनस आर शुड बी लेस देन क्रिटिकल एंगल और टी आई आर। अब म्यू2 और म्यू1 इसमें क्रिटिकल एंगल कैसे लिखेंगे अपन? क्रिटिकल एंगल क्या होता है? इट इज साइन इनवर्स म्यू ऑफ रेयरर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर। यहाँ पे रेयरर मीडियम कौन है? म्यू2, और डेंसर मीडियम कौन था? म्यू1। ठीक है, क्लैडिंग रेयरर होती है और कोर डेंसर होता है। बस इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं अपन। तो पाई बाय 2 माइनस आर को मैं आर को उधर ले जाता हूँ, वो सी को उधर ले जाता हूँ, है ना। अभी सी को सी रहने दे रहा हूँ, तो ऐसा कुछ इक्वेशन आ जाएगी। मतलब आर ग्रेटर देन पाई बाय 2 माइनस सी, दोनों साइड साइन ले लो, तो साइन आर ग्रेटर देन आर उधर गया तो ग्रेटर की तरफ आ जाएगा। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट अ सेकंड, मैंने शुरुआत में थोड़ी सी गलती कर दी। पीआईआर के लिए मुझे एंगल तो क्रिटिकल से बड़ा लेना चाहिए ना, यहाँ साइन उल्टा आएगा, यहाँ उल्टा आएगा तो यहाँ लेस का साइन आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। पीआईआर करवाना है तो इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल होना चाहिए टेंशन में, है ना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है, वो थोड़ा सा करेक्ट कर दिया मैंने। अब मेरे पास साइन आर लेस देन हो जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस सी। साइन 90 माइनस सी कैन बी रिटन एज cos सी। दोनों तरफ म्यू1 मल्टीप्लाई कर दो, तो म्यू1 sin r लेस देन म्यू1 cos c। म्यू1 sin r, अगर इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाओ तो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर इनटू sin i इक्वल टू होना चाहिए अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 इनटू sin r।
mu1 sin r should be equal to sin a. This is sin a. sin a less than आ गया mu1 cos c. देखिए समझिए अच्छे से, और cos c निकाल सकता हूँ। देखो मैं, मेरे पास sin c की वैल्यू है, sin c की वैल्यू क्या है, mu2 by mu1, तो cos c हम लिख सकते हैं। cos c क्या जाएगा, और बेस which will be root over mu1 square minus mu2 square upon hypotenuse which is mu1। तो cos c की वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं नीचे यहाँ पे। तो sin i should be less than mu1 times cos c and which is equal to root over mu1 square minus mu2 square upon mu1. This mu1 are getting cancelled out, hence I should be less than root over sin inverse of root over mu1 square minus mu2 square। देखो ये हमारी कंडीशन आ गई इंसिडेंस एंगल। अगर इंसिडेंस एंगल इससे कम है, इस एक्सप्रेशन से कम है इंसिडेंस एंगल, इस एंगल से कम है इंसिडेंस एंगल, तो होगा कि सेकंड सर्कल पे टीआईआर होगा। ये जो एंगल आता है ना, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल। ठीक है, लाइट रे किस एंगल पे आ सकती है मैक्सिमम, उसकी वैल्यू है। इससे कम एंगल होगा इंसिडेंस का तो अंदर टीआईआर होगा, इससे बड़े एंगल पे लाइट आएगी तो अंदर टीआईआर नहीं होगा। तो फॉर ऑप्टिकल फाइबर टू वर्क प्रॉपर्ली हमारे पास ऐसा रिलेशन आता है। बताइए समझ में आ रहा है ये? देखिए सभी बच्चे अच्छे से, कोई भी इसमें डाउट हो तो बताइए मुझे। क्या है, क्लियर हो रहा है ऑप्टिकल फाइबर की वर्किंग कंडीशन? ऑप्टिकल फाइबर की वर्किंग कंडीशन वेरी गुड ईशान। बाकी सब भी बताइए जल्दी से। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो मेरे पास आया sin c should be mu1 by mu2 और mu y by mu1। देखो sin c जो है ये यहाँ पर जो क्रिटिकल एंगल है, अब mu2 और mu1 का क्रिटिकल एंगल चाहिए ना, इन दो मीडियम के बीच का क्रिटिकल एंगल चाहिए ना mu2 और mu1 का, तो mu ऑफ रेयर अपॉन mu ऑफ डेंसर मतलब mu2 by mu1। sin c जो होना चाहिए वो mu2 by mu1 होना चाहिए। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो इस पे बेस एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूँ, है ना, 18 में एक छोटा सा क्वेश्चन नोट देता हूँ। देखो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, दिस इज अ रेक्टेंगुलर स्लैब एंड देयर इज अ लाइट सोर्स प्लेस्ड हियर। एक लाइट का सोर्स रख दिया यहाँ पे मैंने, है ना, देयर इज अ लाइट सोर्स प्लेस्ड हियर। फॉर व्हाट कंडीशन ऑन म्यू नो लाइट रे विल एस्केप फ्रॉम द साइड बाउंड्री। इस साइड बाउंड्री से कोई भी लाइट रे बाहर नहीं जाए, साइड बाउंड्री से कोई भी लाइट रे बाहर नहीं जाए, इसके लिए म्यू पे क्या कंडीशन होना चाहिए? देयर इज अ लाइट सोर्स प्लेस्ड हियर ऑन द सेंटर ऑफ द वन फेस। किसी एक सरफेस के सेंटर पे मैंने लाइट सोर्स रखा है, एयर में रखा है लाइट सोर्स को, अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और यहाँ भी एयर है। अब आपको बताना है फॉर व्हाट कंडीशन ऑन म्यू देयर विल बी नो लाइट रे एस्केपिंग फ्रॉम साइड सरफेसेस। साइड सरफेस से कोई लाइट रे बाहर निकल ही नहीं सके, इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? चलिए, साइड सरफेस से लाइट बिल्कुल एस्केप ना हो, इसके लिए म्यू पे कंडीशन क्या होना चाहिए? There should be no light emitted out from the side surface. There should be no light rays emitted from side surface. कुरान गलत है बेटा, अच्छे से सोच के करो। For what condition on mu there will be no light ray escaping out from the side surface? जैसे
अथर्व थोड़ा सा और सोचो बेटा, और आसान आंसर है इसका, इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा है आंसर, आपने बड़ा आंसर दिया है। There should be no light ray escaping from the side surface. ठीक आंसर मेरे पास नहीं रखा तो महाजन गलत है। रचित गलत है, लाइट साइड सरफेस से बाहर नहीं जाना चाहिए। नहीं आता। चलो क्वेश्चन है, देयर इज अ लाइट सोर्स प्लेस्ड इन एयर, लाइट का पॉइंट सोर्स है एयर में, देयर इज अ लाइट सोर्स प्लेस्ड इन एयर, वहां से लाइट रे अंदर जाएगी और अंदर जाके फिर साइड की सरफेस से भी बाहर आ सकती है। तो मैंने पूछा है कि म्यू पे कंडीशन क्या होना चाहिए कि इन साइड सरफेसेस से लाइट बाहर नहीं आए, लाइट एस्केप ही नहीं हो पाए आउट फ्रॉम दिस साइड सरफेस, इसके लिए म्यू पे क्या कंडीशन होना चाहिए? चलो गलत, शिवांश गलत, अथर्व बेंदले अब सही है आपका, वेरी गुड। कैसे करा अथर्व? सर एस से कोई भी अगर लाइट रे साइड सरफेस पे जाएगी, हाँ तो उसका मिनिमम इंसिडेंस एंगल वो लिमिटिंग केस बनेगा जब वो वर्टेक्स पे रहेगी ऑपोजिट। ठीक है। हाँ तो वो जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन वन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, वो एंगल जो बनेगा। ठीक है, तो फिर सर वो लगा, तो सर वो लगा दिया, मतलब उससे आएगा कॉस ऑफ रिफ्रैक्शन कॉस ऑफ आर ग्रेटर देन 1/u। चलो फिर साइन ऑफ आर स्मॉलर देन रूट अंडर 1 - 1/u², और साइन ऑफ आर को लिख दिया साइन ऑफ आर को लिख दिया साइन ऑफ आई बाय म्यू, और उसके बाद साइन आई की रेंज फिट कर दी उसमें, साइन आर की वैल्यू थोड़ा आसान है, इतना ज्यादा अपन ने क्योंकि कुछ क्वेश्चन करे हुए इसलिए थोड़ा और आसान था क्वेश्चन। ठीक है, चलो ध्यान दीजिए, सोर्स से जो भी लाइट अंदर एंटर कर सकती है उसका मैक्सिमम एंगल यहाँ क्या हो सकता है? व्हाट शुड बी दिस मैक्सिमम एंगल? सोर्स से लाइट जो अंदर एंटर करेगी उसका मैक्सिमम एंगल क्या हो सकता है अंदर? क्रिटिकल, सही है ना? हमने करा है ना, आज एक क्वेश्चन करा था जब टीआर स्टार्ट करा था, भाई लाइट यहाँ से जस्ट ग्रेज करते हुए आएगी तो सी पर अंदर जाएगी, है ना? रेरर से डेंसर जब लाइट जाती है तो अंदर मैक्सिमम एंगल क्रिटिकल होता है। ठीक है, म्यू और 1 का जो क्रिटिकल एंगल होगा वो होगा, यहाँ का मैक्सिमम एंगल जब आएगा तो ये मिनिमम आएगा, व्हेन यहाँ एंगल मैक्सिमम तो ये मिनिमम, ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम, तो ये मिनिमम भी, अब मैं जो एंगल दिख रहा है मुझे π/2 - c होगा मिनिमम, ये या इसकी मैक्सिमम वैल्यू है तो वहां की मिनिमम वैल्यू है इस आर की, इसको आर बोला तो आर की जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है वो π/2 - c है, और वो भी क्रिटिकल से बड़ी होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सी उधर ले जाओ तो π/2 ग्रेटर देन 2c और c शुड बी लेस देन π/4, c को लिख दो sin इनवर्स म्यू ऑफ रेरर अपॉन म्यू ऑफ डेंसर इक्वल टू लेस देन π/4, मतलब 1 अपॉन म्यू लेस देन 1/√2 और म्यू शुड बी ग्रेटर देन √2। दिस शुड बी योर आंसर। ये √2 से बड़ा होगा तो अपना काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन का एंगल है डेंसर मीडियम में वो मैक्सिमम क्या आ सकता है? क्रिटिकल के बराबर, म्यू और 1 की बाउंड्री और यहाँ भी म्यू और 1 की बाउंड्री, तो क्रिटिकल दोनों साइड सेम ही होने वाला है। यहाँ पे क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम
तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो आ गई वो π/2 - a आ गई। मिनिमम एंगल भी c से बड़ा होना चाहिए, यहाँ का जो एंगल मिनिमम है वो भी c से बड़ा होना चाहिए, तो कभी लाइट रे एस्केप नहीं कर पाएगी। तो लाइट रे एस्केप नहीं करे उसकी कंडीशन सॉल्व करके आ गया हमारे पास। आ रहा समझ में? और दूसरी चीज थोड़ी देर पहले अभी करा है अपन ने ऑप्टिकल फाइबर। मान लो ना कि क्लैडिंग 1 है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, अपन ने क्या कंडीशन निकाली थी कि आई शुड बी लेस देन साइन इनवर्स रूट ओवर μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, एक तरह से यहाँ पे क्लैडिंग जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लिखते थे अपन μ1 वो 1 हो गया, μ1 या μ2 जो भी लिखते थे उससे 1 हो गया, वो जो कोर का है वो म्यू स्क्वायर। अभी आई तो कुछ भी हो सकता है ना, आई तो 90 भी पॉसिबल है। आई ये यहाँ से अपने पास आया साइन आई शुड बी लेस देन रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब साइन आई की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है 1, तो इसको 1 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ से भी सेम आएगा कंडीशन। ऑप्टिकल फाइबर की भी कर सकते हैं अपन, इंसिडेंस एंगल की वैल्यू सोर्स की वजह से कितने भी एंगल पे लाइट आ सकती है, तो 90 पे भी आ सकती है, तो आई कुड बी 90, तो साइन आई कुड बी 1, इसका मतलब इसको 1 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ से सॉल्व करके भी देखो म्यू रूट 2 से बड़ा आ जाएगा। ये आ रहा है क्या समझ में? सेकंड पार्ट, सेकंड तरीका करने का। देखिए सभी बच्चे, क्या सेकंड तरीका आ रहा है समझ में? दो तरीके से बताया मैंने क्वेश्चन, एक तो थोड़ा बेसिक से करा कि मैक्सिमम एंगल यहाँ जो हो सकता है क्रिटिकल हो सकता है, ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम, मिनिमम जो एंगल है वहां पे वो भी क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए, तो उसे सॉल्व करके म्यू रूट 2 से बड़ा आ गया। दूसरा ऑप्टिकल फाइबर वाला कॉन्सेप्ट, मैंने मान लिया यहाँ क्लैडिंग की 1 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो इंसिडेंस एंगल की कंडीशन ये है, बट इंसिडेंस एंगल कुड बी एनीथिंग, तो मैक्सिमम 90 हो सकता है, तो ये साइन 90 1 हो गया, 1 से भी बड़ा होना चाहिए इसे, तो उससे भी कर सकते हैं अपन। बताइए सब बच्चे, आया कि नहीं आया? जल्दी, नहीं आया तो ना रिप्लाई करो, आ गया तो यस करो। वेरी गुड, जुजैर को तो आ गया है, सभी को आ रहा है, वेरी गुड। चलिए 4-5 बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी सब, आरुष को भी क्लियर है, गुड, सतीश को भी, आस्था को भी, गुड। बाकी बच्चे, हर्षवर्धन आपको आया? हर्षवर्धन, जमनेश, जन्मेश, विश्वजीत, विश्वजीत, विश्वजीत क्लियर? ध्रुव को भी आ गया, विश्वजीत क्लियर है, ओके वेरी गुड। चलिए तो सभी को क्लियर है ना, तो चलो फिर अपन अब आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने टीआईआर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे है ना। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यार आप में से स्विमिंग कौन कौन करता है? स्विमिंग पहले तो क्या था कि यार इतना स्विमिंग पूल भी अवेलेबल नहीं थे, लोगों को अवेयरनेस कम थी, ठीक है। गांव में तो होते थे, गांव में तो तालाब में बच्चे स्विमिंग करते थे, शहरों में तो बहुत मुश्किल ही था, है ना, क्योंकि तालाब वाला बच्चा आसान से मिलते नहीं थे। तो अब थोड़ा सा लेकिन बच्चों को स्विमिंग में इंटरेस्ट जागा है, स्कूल्स में भी स्विमिंग पूल्स होते हैं, तो कितने कितने कौन कौन से बच्चे जिनको स्विमिंग आती है? चलो काफी बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। तो स्विमिंग जिनको आती है, क्या कभी बहुत जब डेप्थ में होते हो, स्विमिंग पूल में जब बहुत डेप्थ में होते हो, तो ऊपर देखा है कभी? स्विमिंग पूल में बिल्कुल डेप्थ में हो, आपके ऊपर पानी है और ऊपर स्काई को देखने की कोशिश करिए, ऐसा करा है कभी? चलो आरुष बोल रहा है यस, हाँ। रचित बोल रहा है नाक में पानी घुस जाता है, मुझे तो पता नहीं, मैं तो नहीं करता, मुझे आती नहीं मतलब। तो कुछ बच्चे ना बोल रहे, कुछ बोल रहे हाँ। तो जिन्होंने देखा है तो उन्हें क्या दिखाई दिया, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। अगर हम स्विमिंग पूल में एकदम नीचे से तो ऊपर देखते हैं, स्काई की तरफ, पानी में ऊपर देखते हैं, तो कैसा दिखाई देता है? हार्दिक बोल रहा है वाटर दिखाई देता है, चलो पानी तो दिखेगा ही, मैं स्काई की बात कर रहा हूँ, स्काई दिखता है कि नहीं दिखता है? एक सर्कल के बाहर कुछ नहीं दिखता, अथर्व महाजन बोल रहा है एक सर्कल के बाहर कुछ नहीं दिखता। और हर्षित बोल रहा है हर्षित थोड़ा बहुत दिखता है, ब्लर दिखता है, ऐसे कई सारे रिप्लाई आ रहे हैं मेरे पास। तो अथर्व, ये आपने प्रैक्टिकली देखा है कि कहीं पढ़ा है इसलिए बोल रहे हो?
आरुष कह रहा है सर जैसे जैसे ऊपर आते हैं अलग साइड हो जाता है जो नीचे दिखता है। हर्षवर्धन कह रहा है लिमिटेड रेंज तक ब्लर दिखता है खुद। अच्छा चलो वेरी गुड। तो काफी रिप्लाई आ रहा है बच्चों के। अगर हम नेट पे सर्च वर्च करें कि मतलब एकदम डीप सी में जाके देखो, एकदम शांत वाटर सरफेस हो, एकदम बिल्कुल स्टेडी वाटर सरफेस हो, और बहुत डीप में जाके अगर ऊपर देखो तो ऊपर का जो आसमान होता है ना वो क्या दिखता है अपन को, जैसे इस बोर्ड पे दिखाऊं मैं, तो हमको एक सर्कल जैसा दिखता है जिसके बाहर हमको स्काई दिखता है, और सर्कल के बाहर हमको ब्लैक ब्लैक दिखता है, सर्कल के बाहर का ब्लैक ब्लैक दिखता है। और स्विमिंग पूल में अगर आप हो, ये तो मैंने सी की बात करी, वो डीप सी की बात करी, स्विमिंग पूल हो फॉर डेप्थ वाला, तो इसके बाहर तो हमको है ना नीचे क्या स्विमिंग पूल का जो बेस होता है उसका रिफ्लेक्शन दिखने लगता है। स्काई एक सर्कल के से बाहर दिखता है स्काई, और बाकी सब जगह एक अपन को जो स्विमिंग पूल का बेस है ना बस वही दिखने लगता है, रिफ्लेक्शन दिखने लगता है बेस का। यस, क्षितिज बोल रहा है ऐसा लगता है कि होल है, बिल्कुल सही क्षितिज, है ना, बिल्कुल सही क्षितिज, क्षितिज नहीं है सॉरी, खींच करके कुछ खींच चौधरी, चलो वो नाम में गलत पड़ रहा था आपका। ठीक है। अब जिसका स्विमिंग पूल छोटा होगा उसको ऑफकोर्स ऐसा नहीं दिखाई देगा, स्विमिंग पूल काफी डेप्थ का होना चाहिए तब जाके ये चीज देख सकता है कोई। ठीक है, और क्लियर वाटर होना चाहिए, शांत पानी होना चाहिए। भाई पानी की सरफेस में बहुत वेरिएशन हो रहा है तो थोड़ी ऐसा ढंग से दिखेगा, तो बहुत सारी कंडीशन है ऐसा दिखने की। ठीक है, पानी क्लियर होना चाहिए, फिर आपको गॉगल्स पहनना चाहिए, तो क्या होता है कि वो पानी आंखों में जाता है तो उससे भी जलन होती है, तो वो सब दिक्कत आती है। अब ऐसा क्यों होता है समझते हैं, ऐसा क्यों होता है समझते हैं। देखो सपोज this is the surface of water, this is the surface of water, and there is a light source here, there is a light source here। ठीक है, सरफेस ऑफ वाटर के डेप्थ में कहीं पे लाइट सोर्स है ना। इमेजिन अ लाइट रे which is coming up and striking surface perpendicularly। इस पॉइंट पे वो लाइट रे बिल्कुल सरफेस को परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है, इस पॉइंट पे लाइट रे सरफेस को परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है, तो क्या होगा, क्या ये बाहर आ सकती है, एयर में आ सकती है क्या, बताओ। एयर में आ सकती है, ऊपर एयर है और नीचे सपोज पानी या रिफ्रेक्टेंट है का कोई लिक्विड लिक्विड कुछ है, एयर में आ सकती है ना ये तो, है ना। यस, ये तो एयर में आ जाएगी। चलो इसे तो अपन एयर में भेज दो, ये एयर में आ सकती है। थोड़ा सा सोर्स पे एंगल पे आने वाली लाइट रे को इमेजिन करो, ये एंगल पे कोई लाइट रे आ रही है, एंगल पे एक लाइट रे आ रही थी, इसको इमेजिन करो अब, जिसका कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया यहाँ पे, तो बाहर रेजर मीडियम है, ये थोड़ा सा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होके बाहर आ जाएगी, ये थोड़ा सा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होके बाहर आ जाएगी, ये भी बाहर आ गई, ये भी बाहर आ गई। नाउ इमेजिन अ लाइट रे व्हिच इज कमिंग एट एन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। एक ऐसी लाइट रे इमेजिन करो जो सरफेस पे क्रिटिकल एंगल पे स्ट्राइक करने वाली है, उसका क्या होगा, जो क्रिटिकल एंगल पे स्ट्राइक करेगी उसका क्या होगा, जो सरफेस को क्रिटिकल एंगल पे स्ट्राइक करेगी, साइडवेज चले जाएगी, पाई बाय 2 चली जाएगी। यस, इट विल गो लाइक दिस, सरफेस को जस्ट ग्रेस करते हुए बाहर जाएगी, है ना, तो इट विल गो लाइक दिस। ठीक है, नाउ इमेजिन कि इससे भी बड़े एंगल पे कोई लाइट रे आ रही है, सोर्स से और भी लाइट रे आ रही है जो इससे भी बड़े एंगल पे आ रही थी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्रिटिकल से भी बड़े एंगल पे आ रही है। यस ईशान बिल्कुल सही, सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं मुझे, टी आई आर हो जाएगा। अब ये लाइट रे तो बाहर आ ही नहीं सकती, अब इसका टी आई आर हो जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने, टी आई आर हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे ये समझ पा रहे हो कि जो सोर्स है उससे वर्टिकल डायरेक्शन से सी एंगल, देखो यहाँ पे अगर ये क्रिटिकल एंगल वाली लाइट आई थी, ये क्रिटिकल एंगल वाली लाइट का यहाँ वर्टिकल से एंगल सी था, तो इधर भी तो वर्टिकल से सी होगा, जो लाइट रे क्रिटिकल पे स्ट्राइक कर दी है उसका वहां वर्टिकल से सी, तो यहाँ पे तो वर्टिकल से सी होगा, है ना। तो जो सोर्स से वर्टिकल से सी एंगल तक लाइट रे वही बाहर जा सकती है, उससे बड़े एंगल की लाइट बाहर नहीं आ सकती, उससे बड़े एंगल की बाहर लाइट नहीं आ सकती।
सोर्स से अपवर्ड डायरेक्शन से वर्टिकल से जो सी एंगल के बीच में लाइट रेज है, they are only escaping out, they are only allowed to escape out to the outside surface, to the outside water के outside वही आ सकती है। आ रहा है में, क्योंकि वर्टिकल से सी से बड़े एंगल पे आने वाली लाइट रे का टी आयर हो जाएगा, तो बाहर ही नहीं आ सकती। सभी बच्चे समझ में आ रहा है ये? अब ऐसा पूरा 3D में सोचो, पूरा 3D में सोचो, तो इस पॉइंट के जैसे ही बाकी पूरे 3D में सरफेस पे आपको है ना ऐसा सर्कल जैसा दिखेगा, सर्कल जैसा दिखेगा जो इस सोर्स पे क्रिटिकल एंगल बना रहा है। मैं सर्कल को साइड में बना के दिखाऊंगा ना, थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से दिखे इसके लिए। इस सर्कल को मैं साइड में बना के दिखाता हूँ। तो हमारी वाटर सरफेस, तो वाटर सरफेस पे एक सर्कुलर रीजन रहेगा जो सोर्स पे क्रिटिकल एंगल के बराबर एंगल फॉर्म कर रहा है। बस इस सर्कल के रीजन से ही लाइट बाहर एस्केप हो सकती है, इस सर्कल के रीजन से लाइट बाहर आ सकती है, बिकॉज विद इन दिस सर्कल जो लाइट रे सर्कल पे टकराएगी उनका एंगल विद नॉर्मल क्रिटिकल से छोटा है। बताओ समझ में आ रहा है क्या? इज दिस पॉइंट क्लियर? 3 डायमेंशन में हमको कोन दिख रहा है ना, ये कोन होगा ना, अगर सोर्स से इस सर्कल को ज्वाइन करे दैट विल बी अ कोन। सो इस कोन के अंदर की लाइट रे विल एस्केप आउट, बट आउटसाइड दिस कोन जो लाइट रे सोर्स से स्टार्ट होगी वो बाहर नहीं आ सकती। इट इज क्लियर? बस ये जो कोन बनता है इसे बोलते हैं कोन ऑफ इल्यूमिनेंस, कोन ऑफ इल्यूमिनेंस, कोन ऑफ इल्यूमिनेंस। ठीक है, कोन ऑफ इल्यूमिनेंस इज द कोन inside of which light rays are going to come outside from the surface, but out of this cone जो light rays source से emit होगी वो बाहर नहीं आ सकती। This cone is called cone of illuminance, है ना? और इस cone of illuminance की जो रेडियस होगी और जो इसकी हाइट होगी इनमें भी रिलेशन। You can see that tan c is r by h, tan c is r by h, है ना? sin c होता है 1 by mu, so tan c हो जाएगा 1 upon root over mu square minus 1. So there is a relation in r and h. If you want to stop the source to be observable from outside, आप चाहते हो कि सोर्स बाहर से दिखे ना, तो आपको इतना इतना एरिया ढक देना चाहिए। ये जो कोन ऑफ इल्यूमिनेंस का बेस है ना, इसे आप ढक दोगे, इसे कवर कर दोगे, तो यू विल नॉट बी एबल टू सी दिस सोर्स फ्रॉम एनीवेयर एल्स। आपको ये सोर्स कहीं और से दिखाई नहीं देगा, बिकॉज सोर्स से लाइट रे केवल इसी रीजन से बाहर आ सकती है। इज दिस अंडरस्टूड? आपको ये सोर्स चाहते हो कि बाहर से दिखे ना, तो आपको ये वाला रीजन आर रेडियस का सर्कुलर रीजन आपको कवर करना चाहिए। इज दिस क्लियर? आई होप कि सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कोन ऑफ इल्यूमिनेंस का, ठीक है। नाउ एक छोटी सी बात, अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के बारे में सोचो, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के बारे में सोचो। सपोज यहाँ सोर्स से जो लाइट बाहर जा रही थी, अपन उल्टा देख रहे, हम बाहर से आने वाली लाइट रे जो सोर्स पे पहुंच रही है उनको देख रहे, जो बाहर से लाइट रे सोर्स पे पहुंच रही है उसको देख रहे। सपोज सोर्स के बदले यहाँ पे आई थी, यहाँ पे आई मान लो, तो आई को कौन सी लाइट रे मिल सकती है? आई तक कौन सी लाइट रे आ सकती है? जो इस कोन के अंदर आ रही है वही आई तक पहुंच सकती है ना। आउटसाइड से जो भी लाइट रे अंदर आएगी इस आई तक पहुंचेगी, वो विद इन दिस कोन होगी ना, है ना? यहाँ पर अगर हमारी आंखें होती तो हमें इस सर्कुलर रीजन से जो लाइट रे बाहर से आएगी वो हमारी आंखों तक आ सकती है। दैट्स व्हाई पूरा आउटसाइड वर्ल्ड हमें इस सर्कुलर रीजन में दिखाई देता है। अगर आप पानी के अंदर से ऊपर देखो तो पानी की जो सरफेस होती है उस पर एक सर्कल जैसा दिखाई देता है, उस सर्कल से बाहर जो पूरा स्काई है वो दिखता है। उस सर्कुलर रीजन के बाहर हमें लगता है पूरा वर्ल्ड है, और सर्कुलर रीजन के बाहर जो एरिया रहता है, यहाँ की जो सरफेसेस होती है, अगर वहां पे देखोगे तो यू विल नॉट सी एनीथिंग, आपको वहां पे कुछ दिखता नहीं, आपको इनफैक्ट जो बेस का रिफ्लेक्शन है वो दिखाई देता है। समझे? तो जो अपना कॉन्सेप्ट अपन ने शुरुआत में डिस्कस करा था कि बहुत डीप सी जाकर देखोगे तो पानी की सरफेस पे क्या दिखेगा वो समझ में आ रहा है, पूरा स्काई सर्कल में दिखता है अपन को, है ना? चलो, तो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा कोन ऑफ इल्यूमिनेंस का।
अब मेरे पास एक क्वेश्चन आया है ध्रुव का, सर वो सुपर 30 में हॉस्पिटल एस्केप में इसी फिनोमेना का यूज किया था। सुपर 30 में हॉस्पिटल एस्केप में इसी फिनोमेना का यूज किया था। अच्छा, देखो सुपर 30 में तो मेरे को कई चीजें भयंकर बकवास लगी, मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग, मतलब उसमें कई चीजें ऐसी थी जो ठीक थी, लॉजिकल थी, बट दोज वर नॉट प्रैक्टिकल नहीं थी। मतलब भाई एक जो जनरेटर होता है जिससे अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसको इतनी पर्टिकुलर स्पीड से घुमाना पड़ेगा, उसको इतनी स्पीड से घुमाना पड़ेगा, उसमें जो मोटर हो, उसमें जो वायरिंग होगी, उसमें जो फ्लक्स चेंज होना चाहिए वो इतना होना चाहिए कि पूरे घर की बिजली जल जाए। अब उसमें दिखाया कि बच्चा साइकिल चला रहा है और बिजली जल रही है, तो बहुत इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग है प्रैक्टिकली। बट पिक्चर में तो दिखा दिया, कुछ भी उठा के दिखाना उन्होंने दिखा दिया, प्रैक्टिकली होने के लिए बहुत सारी चीजें होना चाहिए, है ना। तो वो मुझे तो जमी नहीं थी। चलो और कोई, तो सुपर 30 से रिलेटेड कुछ डाउट आया था तो वो बत्ती मारी एक तरह से, ठीक है, फेंका है बहुत ज्यादा उसने। फिर हर्षवर्धन बोल रहा है हैंडशेक वाले क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए जीनियस आईआईटी एस्पिरेंट्स को 1 साल लग गया। हाँ मतलब वो छोड़ो, वो इन चीजों पे नहीं जाते अपन, है ना। वो पिक्चर में कई चीजें बकवास दिखाई है, मूवी जो होती है वो हमेशा रियल लाइफ से हटके बनाते हैं वो लोग, बहुत बहुत सारी उसमें लिबर्टी ले लेते हैं, असली में होता क्या है और बताते क्या है पिक्चर में, है ना। तो वो बातें नहीं करते अपन। तो चलो ये क्वेश्चन आया समझ में जो बात कर रहे थे अपन, कोन ऑफ इलेवेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर सभी बच्चे, कोन ऑफ इलेवेंस क्लियर, ओके ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए आपको आना चाहिए, है ना। अच्छा यहाँ पे जब मेरे पास लाइट का सोर्स था, लाइट का सोर्स मान लीजिए सिमेट्रिक है, हर डायरेक्शन में लाइट इमिट कर रहा है, हर डायरेक्शन में लाइट इमिट कर रहा है, और उसकी टोटल पावर पी है, टोटल लाइट सोर्स की टोटल पावर पी है, टोटल पी पावर रेडिएट कर रहा है। तो कैन यू टेल मी कितनी पावर बाहर आ सकती है? क्या उसकी सारी लाइटें बाहर आ सकती है? नो, कुछ ही लाइटें बाहर आ सकती है। तो कितनी लाइटें बाहर आ सकती है, क्या पावर बाहर आ सकती है, बताओ। व्हाट पावर ऑफ सोर्स कैन कम आउटसाइड, सोर्स की पावर का कितना फ्रैक्शन बाहर आ सकता है? और उस मूवी में एक और चीज खराब लगी, बहुत गंदी लगी मुझे, मतलब इंसान अगर गरीब है तो क्या गंदा रहता है? मतलब ऐसा क्यों दिखाया कि नहाते नहीं थे वो लोग, मतलब सबको ऐसा दिखाया बिल्कुल नहाए नहीं है, बाल जमे नहीं है। तो क्या इंसान गरीब है तो कॉम नहीं करता है क्या हेयर? बहुत अजीब सी चीज दिखाई है पिक्चर में। चलो शिवांश गलत है बेटा। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा सॉलिड एंगल का। एक कोन, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। एक कोन जिसका वर्टेक्स का सेमी एंगल, आधा एंगल सी है, वर्टेक्स का आधा एंगल सी है, यहाँ जो सॉलिड एंगल बनाता है ना वो आता है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस सी। दिस सेमी वर्टेक्स एंगल इज सी, तो यहाँ पे सॉलिड एंगल ये बनता है। जो भी कोन का सेमी वर्टेक्स एंगल है थीटा, तो यहाँ थीटा रख दो, यहाँ π/3 तो यहाँ π/3 रख दो, यहाँ 30 डिग्री तो यहाँ 30 डिग्री रख दो। तो कोन के वर्टेक्स पर कोन का सॉलिड एंगल क्या बनेगा वो मिल जाएगा। और पूरे स्फीयर का जो सॉलिड एंगल होता है वो 4 पाई होता है। इन 4 पाई सॉलिड एंगल जो पावर रेडिएट हो रही है वो P, तो यूनिट सॉलिड एंगल में कितनी पावर आएगी वो निकाल सकते हैं P/4 पाई। तो इतने सॉलिड एंगल में पावर कितनी आएगी वो निकाल सकते हो, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस सी। इस सॉलिड एंगल की जो पावर आएगी वो आएगी P/4 पाई इंटू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस सी। यूनिटरी मेथड से कर दिया, ठीक है, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट। अब ये अपन को फॉर्मूला याद रखना है, कैसे आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको डिराइव करा देंगे आपको, वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी ज्यादा थोड़ी, तो वहां ज्यादा देखते हैं इसको। फिलहाल अपन को ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। चलो
हाँ, सॉलिड एंगल का यूनिट मैंने यूनिट लिखी नहीं है, यूनिट होगी स्टे रेडियन। मैंने यूनिट मेंशन नहीं करी है, तो यूनिट होगी स्टे रेडियन। इन 4 पाई सॉलिड एंगल पावर आएगी p, तो यूनिट सॉलिड एंगल में पावर आएगी 1/4 पाई, तो 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस की सॉलिड एंगल में इतनी पावर आ जाएगी। क्या ये समझ में आ रहा है सर? 4 पाई सॉलिड एंगल मींस वो तो पूरा स्फीयर ही हो गया। यस, सोर्स की जो पावर थी वो पूरे स्फीयर में रेडिएट हो रही थी। सोर्स की पावर मैंने कहा सिमेट्रिक है, तो हर तरफ लाइट रे रेडिएट कर रहा है, तो सोर्स पूरे स्फीयर में लाइट रे रेडिएट कर रहा है। पूरे स्फीयर का सोर्स पे सॉलिड एंगल बनेगा 4 पाई, तो इन 4 पाई सॉलिड एंगल जो टोटल पावर रेडिएट हो रही है वो हो रही है, तो यूनिट सॉलिड एंगल की पावर निकाली और इतने सॉलिड एंगल की ये पावर आ गई। सॉलिड एंगल में अपने यूनिट के मेथड लगा के कर दिया। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला इसमें शायद आपको याद नहीं होगा ये, इसके अलावा बाकी कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में कैसे करा? बाकी चीजें आ रही है, यूनिटरी मेथड है बाकी तो। चलो, तो अपन ये TIR भी कंप्लीट कर दिया। अब होमवर्क है आपका TIR का पूरा बिगिनर बॉक्स करके लाना है। अपन ने एक और बिगिनर बॉक्स दिया है TIR का, वो करके लाना है। ठीक है, हो जाएगा? चलिए, ओके, वेरी गुड, है ना? सो आज अपन एक काम करते यहीं रुकते हैं, हमने TIR तक कंप्लीट कर लिया है। तो अब आप एक काम करना, SCB में मैं आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर भेज दूंगा, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। तो SCB में TIR तक जितने क्वेश्चन है वो सब आप कर सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा। ठीक है, चलिए, ओके बच्चों, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आर्गव पूछ रहा है कितना बचा है।